हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 5वां चैप्टर अक्षरों का महत्व। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि जब अक्षर आए तो एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आंसर होगा कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि अब जो आदमी है वो अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा है। पहले कोई भी हिसाब किताब होता था वो लिखकर नहीं बता पाता था। तो आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति है वो तेज हुई और इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। और आपका दूसरा प्रश्न है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो आंसर होगा कि अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जा सकती है। 6000 पहले जो अक्षर हैं वो सामने आए। तो इससे पहले जो मानव था उसके पास अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। फिर धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने अब और अच्छी तरह अपने विचारों और भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा और देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया। और फिर धीरे धीरे जो अक्षर थे वो अस्तित्व में आए। आपका अगला प्रश्न है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो आंसर होगा, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पहले अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। तो वो क्या करता था, पशु, पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो आंसर है कि अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। तो अगर हम अक्षरों को लिखकर बताते हैं तो क्या है, वो लिखित रूप है, और हम बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। तो अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ क्या होती है, ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपने भाव जो हैं वो व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही जो ध्वनियाँ होती हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। तो आप अपने जो अध्यापक हैं उनसे पूछकर इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? तो यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। अक्षरों की खोज यह तो क्या है, मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। तो अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। एक दिन में नहीं हो गया अक्षरों का विकास। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। तो भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। तो एक ही बात है, वाक्य है, बाह कितना सुंदर दृश्य, उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है।
तो यहाँ पर कहा गया है कि इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ। तो पुराने ज़माने के लोग यह नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान जो था वो सीमित था। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक ईश्वर को मानते थे वो। तो उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। तो वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सके, इसलिए वह सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का बहुत अधिक महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। तो संगीत में 3 विद्याएं शामिल हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। तो संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार जो खेलकूद होते हैं उससे भी क्या होता है, मनुष्य का विकास होता है। तो इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। तो खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व का गुण, ये सारे जो गुण हैं उनको विकसित करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते, भाषा नहीं होती? तो अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, तो आज हम क्या होता, हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज हैं। तो भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है, और भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ नहीं पाता। जब हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते तो हम क्या होता, एक दूसरे को नहीं जान पाते। हमारा जो सामाजिक दायरा है वो नहीं बढ़ पाता, हम अपने में सिमट कर रह जाते और अलगाव बना रहता है, एक दूसरे से हम अलग थलग रहते। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। फिर आपका अगला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बना है। इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके उन मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो जैसे असफल लिखा हुआ है, तो इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है? तो जो शब्द है वो है असफल में आ उपसर्ग है और इसमें सफल मूल शब्द है। इसी प्रकार अदृश्य, इसमें आ उपसर्ग है और इसमें दृश्य जो है वो मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जो दिखाई देता है। सफल मतलब कामयाब। अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित इसमें शब्द है। इसमें अन उपसर्ग लग गया तो बन गया अनुचित। तो उचित का अर्थ होता है ठीक। और अनावश्यक में अन उपसर्ग है और इसका जो मूल शब्द है वो है आवश्यक, जिसका अर्थ होता है जरूरी। फिर है अपरिचित, इसमें आ जो है वो उपसर्ग लग गया और इसका मूल शब्द है परिचित मतलब जानकार। फिर है अनिच्छा, इसमें अन लग गया और इसका मूल शब्द है इच्छा, जिसका अर्थ होता है चाह, अभिलाषा। फिर आपका अगला प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जो संज्ञा होती हैं वो क्या होता है, कभी कभी विशेषण का काम करती हैं। जैसे जो संख्याएं होती हैं वो संज्ञा होती हैं, लेकिन कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। जैसे 4 संतरे, तो हम गिन सकते हैं भाई संतरे कितने, 4 हैं।
5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे हम कहें 3 जग पानी, तो 3 जग पानी या 1 किलो चीनी, तो ये जो माप तोल की चीज़ें हैं उनको हम लिख सकते हैं। माप तोल जो है उसको हम लिख सकते हैं, हम कहें 1 किलो चीनी। तो यहाँ रेखांकित हिस्से परमाणुवाचक विशेषण हैं। तो ये जो 1 किलो है वो क्या है, परमाणुवाचक है और परमाणुवाचक विशेषण है। तो क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो 3 खीर, तो 3 कटोरी खीर। 2 जमीन, तो 2 एकड़ जमीन। फिर 6 कपड़ा, तो 6 मीटर कपड़ा। तो कपड़े के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर। फिर कॉफ़ी एक, फिर है 1 रेत, तो 1 ट्रक रेत। 2 कॉफ़ी, 2 कप कॉफ़ी। 5 बाजरा, तो 5 किलो। तो ये क्या है, माप तोल वाला शब्द है, तो 5 किलो बाजरा। फिर 1 दूध, तो 1 लीटर दूध। फिर है 3 तेल, तो 3 चम्मच तेल या 3 कटोरी तेल। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो प्रयोग में नहीं रहे। प्रचलित नए शब्द अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, तो आपको वो बताना है जो अब प्रयोग में नहीं रहे, और प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, जो ख़त्म हो गए और जो अब प्रयोग में आ गए हैं। तो जो प्रयोग में नहीं हैं वो हैं कित, झ और ञ। और नए अक्षर अब जो कि प्रयोग में आ गए हैं वो है अ, झ, ख, ल। फिर आपका अगला प्रश्न है, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो लिखित और मौखिक भाषा के क्या हानि लाभ हैं। तो लिखित भाषा क्या होती है, स्थायी होती है, हम कहीं भी लिख देते हैं, वो हमेशा के लिए रहता है। इससे ज्ञान विज्ञान जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। तो लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके माध्यम से जो हमारा इतिहास है उसका पता चलता है। किसी भी जगह का, किसी भी देश का इतिहास हम पता कर सकते हैं अगर वो लिखा हुआ होता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। तो लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। तो मौखिक भाषा जो होती है उसका हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते। हमने कुछ बोल दिया तो उस टाइम तो कोई व्यक्ति सुन लेगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, और ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। यह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच संवाद कर सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं। तो जो पहला चित्र है इसमें बताया गया है कि आगे स्कूल है, मतलब स्कूल होने का संकेत है। फिर दूसरे चित्र में जो कि वृत्त मतलब सर्कल है, उसमें बताया गया है कि बाईं ओर जाना है, हमें बाईं ओर जाने का संकेत है। फिर जो तीसरा चित्र है इसमें सड़क दाईं ओर घूम रही है। फिर जो चौथा चित्र है उसमें जो सड़क है वो बाईं ओर घूम रही है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ। तो अपने आसपास के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मूक बधिर हैं, जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके स्कूल में जाओ, कुछ समय बिताओ और अपने जो अनुभव है, तुमने क्या अनुभव किया, उनको लिखो। तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर आप अपने आप करेंगे। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और आप हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।